नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। 26 मई 2023 के इकोनॉमिक टाइम्स के एनालिसिस में आपका स्वागत है। इधर हम स्टार्ट टू एंड सारे पूरे पेपर को कवर करते हैं और हम जो है टॉप कुछ न्यूज़ उठाते हैं, उसको कवर करते हैं, सेटिंग असाइड दोज न्यूज़ विच आर नॉट रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर जनरल नॉलेज, लाइक पॉलिटिक्स बेस्ड न्यूज़ कि भाई टीएमसी ने ये कर दिया तो डीएमके ने ये कर दिया तो बीजेपी ने ये कर दिया। इस टाइप की न्यूज़ को हम नहीं कवर करते। इकोनॉमी रिलेटेड, मार्केट रिलेटेड न्यूज़ को हम कवर करते हैं। ये आपके जनरल अवेयरनेस, ये आपके कोई कंपेटिटिव एग्जाम्स अगर आप दे रहे हो, या अगर आप कोई वर्किंग प्रोफेशनल हो जिसे मार्केट के बारे में नॉलेज होना चाहिए, कोई इंटरव्यू अगर आप अटेंड करते हो तो वो भी आजकल मार्केट के बारे में नॉलेज मांगते हैं। तो ये सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सीरीज़ चालू किया है। इकोनॉमिक टाइम्स का सीरीज़ जो है, आपको मैं अश्योरेंस के साथ कह सकता हूँ कि इतना डिटेल आपको कहीं नहीं मिलेगा। लोग 10 मिनट 15 मिनट के वीडियोस डाल देते हैं और कवर कर देते हैं स्टार्ट टू एंड इकोनॉमिक टाइम्स, विच इज़ नॉट पॉसिबल। देर इज़ नो प्रॉपर जस्टिफिकेशन टू दिस पेपर अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो पे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। कंपेरेटिव एग्ज़ाम्स पे फोकस करने के लिए ही मैंने ये सीरीज़ चालू किया है। तो आप वरीड ना हो कि भाई कंपेरेटिव एग्ज़ाम्स के लिए चीज़ वैलिड है कि नहीं। मैं पर्टिकुलरली न्यूज़ को बताऊंगा कि आप कैसे अपने एग्ज़ाम्स में लिख सकते हैं, कैसे उसे कोट कर सकते हैं। मैं खुद भी सिविल सर्विसेज के लिए अटैम्प्ट किया हूँ और मुझे भी नॉलेज है कि ये एग्ज़ाम्स का क्या रिक्वायरमेंट है क्या नहीं। और बाकी भी इंटरव्यूज़, क्योंकि मैं वर्किंग प्रोफेशनल भी हूँ तो इंटरव्यूज़ वगैरह का भी थोड़ा नॉलेज है मुझे कि भाई कैसे काम चलता है ये सब इंटरव्यू में, कैसे आप कैपिटलाइज कर सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहला न्यूज़ है कि इन्वेस्टर्स फ्रॉम 21 नेशंस एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एंजल टैक्स। देखिए एंजल टैक्स काफ़ी न्यूज़ में ये वो टैक्स है जो कि एंजल इन्वेस्टर्स लोग को चार्ज किया जाता है। एंजल इन्वेस्टर्स मतलब जो स्टार्टिंग के, जो फर्म जब बन रहा होता है तो उस स्टेज में जब अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो उसे एंजल इन्वेस्टर्स कहते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है मैं आपको डेवलपमेंट थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स के जो सेक्शन है, सेक्शन 56 सबसेक्शन 7 सबसेक्शन बी, तो उसमें गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया है और ये चीज़ बताया है कि भाई फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो अगर कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी है, यानी कि प्राइवेट कंपनीज का अगर शेयर्स खरीदते हैं और वो अगर फेयर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा में खरीदते हैं तो वो कंपनी को एंजल टैक्स देना पड़ेगा। अब देखिए इसमें हो क्या रहा है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि भाई फेयर मार्केट वैल्यू आप कैसे डिटरमाइन कर रहे हो। या तो आप कंपनी का बुक वैल्यू ले रहे हो और या तो फिर डिस्काउंटेड कैश फ्लो ले रहे हो। तो कई सारे मेथड से फेयर मार्केट वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए, एक तो आप सारे मेथड को अकाउंट फॉर नहीं कर रहे हो। दूसरी चीज़, अभी गवर्नमेंट ने, पहले ये था कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के लिए ये चीज़ एप्लीकेबल रहता था, अब फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए भी ये चीज़ एप्लीकेबल हो गया। बट इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ दोस्तों कि डोमेस्टिक जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है जिन लोगों को एग्जेम्प्ट किया गया है, वो कुछ कुछ नेशंस को एग्जेम्प्ट किया गया है, कुछ कुछ नेशंस को एग्जेम्प्ट नहीं किया गया है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो कौन कौन से को एग्जेम्प्ट किया गया है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इसराइल, आइसलैंड, इटली, जापान, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, रशिया, स्पेन, स्वीडन, यूके, यूएस। देखिए आप ये कंट्रीज़ का अगर देख रहे होंगे ना, कंट्रीज़ का जो मेजर हमारे एफडीआई इन्वेस्टर्स रहते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए मॉरिशस, उनका 26% के आसपास इन्वेस्टमेंट रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद सिंगापुर सेकेंड हाईएस्ट रहता है, सिंगापुर का 23%। फिर उसके बाद ये जो 21 अप्रूव्ड कंट्रीज जिसका मैंने आपको लिस्ट बताया, उनका टोटल मिला के 29.1% रहता है। दैट इज ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू 26% जो अकेले मॉरिशस का रहता है, और मॉरिशस को एग्जाम्प्ट नहीं किया गया। दोस्तों इसका रीज़न ये नहीं है कि हमारे मॉरिशस से कोई पर्सनल ग्रजेस है या सिंगापुर से कुछ पर्सनल ग्रजेस है। एक्चुअली होता क्या है कि ये ऑलरेडी टैक्स हेवन माना जाता है। तो गवर्नमेंट को डर है कि भाई अगर हम इनको भी एग्जाम्प्ट कर देंगे तो कहीं जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला चीज़ है वो हमें इफेक्ट ना करे, ब्लैक का मनी हमारे इकोनॉमी में ना इन्वेस्टेड हो। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 7 सबसेक्शन बी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट
इसको गवर्नमेंट ने अमेंड करके फॉरेन इन्वेस्टर्स को लेके आए हैं और फॉरेन इन्वेस्टर्स को में कुछ कुछ कंट्रीज़ को इन लोगों ने एग्जेम्प्ट कर दिया है। तो अभी इंडस्ट्री तो काफ़ी इरिटेटेड है इस चीज़ से कि भाई हमको फंडिंग कैसा मिलेगा, ऐसी फंडिंग क्रंचेज है और देखते आगे क्या डेवलपमेंट होता है। फिर नेक्स्ट न्यूज़, इकोनॉमिक ग्रू फास्टर एट 5.1% इन Q4। देखिए क्वार्टर फोर में काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाया इकोनॉमी ने, दैट इज़ 5.1%। अभी जो हमारा रिवाइज एस्टिमेट है वो 7% तक हो चुका है, ऐसा शक्तिकांता दास जी ने कहा है अपने RBI की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और ये अचानक से इतना कैसे बढ़ गया, तो देखिए पहले हम एक एडवांस एस्टिमेट निकालते हैं और फिर थोड़ा सा एडवांस एस्टिमेट 7% था पहले जनवरी के महीने, और अब ये रिवाइज एस्टिमेट के हिसाब से 7% से एक्सीड कर सकता है, ऐसा RBI के गवर्नर ने कहा। और एक सवाल पूछा गया था उनसे कि भाई आप ये जो अभी आप अकोमोडेटिव स्टांस रखोगे कि कैसा स्टांस रखोगे, तो इन्होंने कहा कि भाई हम अकोमोडेटिव स्टांस, देखो अकोमोडेटिव स्टांस का मतलब क्या होता है कि भाई जब आपके इकोनॉमी में बहुत अच्छा लिक्विडिटी है तो आप मतलब जब आपके पॉलिसी एक्शंस इकोनॉमी में अच्छा लिक्विडिटी क्रिएट करती है, दैट इज अकोमोडेटिव स्टांस। और जब आप लिक्विडिटी टाइटनिंग करते हो तो उसे कहते हैं हम हॉकिश स्टांस। तो RBI का ये चीज़ कहना है कि भाई हम अकोमोडेटिव रखेंगे कि हॉकिश रखेंगे, ये आने वाला टाइम ही बता पाएगा। और ये इसलिए क्योंकि भाई अलग अलग इकोनॉमीज अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर रही है। वेस्टर्न इकोनॉमीज कोई अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जा रही है अभी तक, तो हम भी वो सब फैक्टर्स को नज़र रखते हुए ही अपना डिसीजन लेंगे आगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में गेट न्यू डेफिनेशन टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर का थोड़ा डेफिनेशन को एक्सपैंड किया जाएगा, एक पैनल इस चीज़ के लिए बैठाया जा रहा है। तो पैनल का क्या रिकमेंडेशन आता है, क्या किस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेफिनेशन को बढ़ाया जाता है, ये चीज़ हम जब रिकमेंडेशन आ जाएगा तभी थोड़ा डिटेल में देखेंगे। बट आप ये चीज़ मान के चलिए कि जैसे जैसे ये मतलब एक्सपैंड होता है इनका जो बेस है इंफ्रास्ट्रक्चर का, मतलब कोई भी किसी भी डेफिनेशन का, किसी भी सेक्टर का डेफिनेशन का, तो वैसे क्या होता है कि उसमें इन्वेस्टमेंट्स और आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, अलग अलग गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट्स मिलते हैं, तो ये सब चीज़ इसीलिए किया जाता है। बाकी उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन जब आ जाएगा तब देखेंगे। फिर उसके बाद साइंस ऑफ पिकअप इन कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट CEA। देखिए चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जो है उन्होंने ये चीज़ बोला है कि भाई हम जो कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स आ रहा है वो काफ़ी ग्रो हो रहा है। इस बार लगभग 3.3 लाख करोड़ के आसपास हुआ है, पिछली बार 2.3 लाख करोड़ के आसपास हुआ था। तो इस बार काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। और ये ग्रोथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रीन सेक्टर्स में है, उन्होंने ये भी चीज़ बोला है कि भाई बैंक्स वगैरह जो खाली चाह रहे हैं कि भाई हम जो कंपनी ग्रीन सेक्टर में फोकस है उन्हें लोन देंगे, या ग्रीन तरीके से प्रोड्यूस कर रहे हैं, सस्टेनेबल तरीके से प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम उसी को लोन देंगे, ऐसा ना करें। इन्होंने ये चीज़ रिक्वेस्ट किया बैंक वगैरह से, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो ओवरऑल इकोनॉमी का जो है ग्रोथ हैम्पर होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ देखते थे, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम वोंट गिव 5G स्पेक्ट्रम टू एंटरप्राइजेस फॉर प्राइवेट नेटवर्क। देखिए दोस्तों ये न्यूज़ क्या है कि टेलीकॉम कंपनीज और टेक कंपनीज के ऊपर एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था कि भाई टेक कंपनीज जो कह रहे थे कि भाई हमें अपना 5G का जो आप बैंड है वो दे, 5G स्पेक्ट्रम का हम अपना अलग से बैंड लेंगे ताकि हम अपना प्राइवेट नेटवर्क चलाएं। देखिए प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है दोस्तों, गूगल हो गया, फिर उसके बाद फेसबुक होगा, ये लोग इतने बड़े बड़े कंपनीज रहते हैं ना, तो ये लोग का अपना ही एक नेटवर्क चलता है जिसे हम कहते हैं प्राइवेट नेटवर्क। ये जो हम जैसे आप जैसे जो लोग यूज़ कर रहे हैं 5G वगैरह, वो इस स्पेक्ट्रम में काम नहीं करते हैं। तो उनका ये कहना है कि भाई हमारे लिए आप अलग से एक बैंड एलोकेट करा दो, स्पेक्ट्रम एलोकेट करा दो, हम ऑक्शन वगैरह में नहीं जाएंगे। तो टेलीकॉम कंपनीज में बोला भाई ऐसा क्या है, हम बेवकूफ़ है क्या जो हम ऑक्शन करा के लेके आ रहे हैं। तो उनका ये चीज़ कहना है कि भाई आप हमसे लीज में ले लो, आपको प्रॉब्लम क्या है। तो फिर इन लोगों ने टेक कंपनीज ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को उनको बताया कि बट आप जो है हमें एलोकेट करवा दो बैंड अलग से। तो ये मैटर गया सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट बोला कि ना भाई ना, 2G स्पेक्ट्रम वाला जो गलती हो गया है वो चीज़ अब हम दोबारा नहीं करेंगे। 2G में यही तो हुआ था कि ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे आपने किसी भी रेट पे बांट दिया था। हालांकि वो इसलिए भी हुआ था कि भाई इंडिया में जो इंटरनेट है, 2G कनेक्टिविटी है, ये बढ़े, बट इसे स्कैम बोल दिया गया। अब वो स्कैम है नहीं है वो अलग बात है,
बट ये चीज़ कह रहे हैं कि भाई हम वापस से ये चीज़ नहीं करना चाहते, तो आप ऑक्शन रूट को ही रखो और टेलीकॉम कंपनीज को बोलो कि भाई ये टेक कंपनीज को लीज आउट करेंगे। तो आगे देखते हैं इसका आने वाला टाइम में अब क्या डेवलपमेंट होता है। ये अब अपना रिकमेंडेशन जो है ट्राई को सबमिट कर देगी, ठीक है। कौन? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये न्यूज़ अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर समझ आ गया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें वीडियो को, और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों चैनल को, क्योंकि ये सब वीडियोस और इतना डीप में जाने में थोड़ा मेहनत भी लगता है समझने में, आई मीन समझाने में। तो और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं। लाइफ इंश्योरेंस सी लिटिल इम्पैक्ट फ्रॉम टैक्स एसओपी रिमूवल। देखिए एक्चुअली हुआ क्या है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री में एक दो टाइप के प्लान होते हैं, एक यूलिप एक नॉन यूलिप। तो नॉन यूलिप में जो है अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्या किया कि भाई अपने बजट में 5 लाख के ऊपर का अगर आपका एनुअल प्रीमियम है तो आपका जो पे आउट आएगा इंश्योरेंस का वो टैक्स एग्जेम्प्ट नहीं होगा। पहले ये टैक्स एग्जेम्प्ट रहता था, अभी जो टैक्स एग्जेम्प्ट नहीं होगा। तो इंश्योरेंस का ये कहना है कि भाई हम इतना ज़्यादा इम्पैक्टेड नहीं है इस चीज़ से, क्योंकि हमारा बहुत कम परसेंटेज दैट इज़ 0.04% ही मतलब टोटल इंश्योरेंस जितना हम बेचते हैं वो बहुत ही कम परसेंटेज है, ये 5 लाख के ऊपर का प्रीमियम वाला चीज़। और गवर्नमेंट ने फिर इंश्योर कंपनीज ने कुछ ये भी पॉइंट उठाया है कि भाई ये सिंगल इंश्योरर से है कि बाकी के इंश्योरर से है, कैसे है, ये क्लब होके होगा कि इंडिविजुअली होगा, ये चीज़ हमें थोड़ा बताए। फिर उसके बाद ये क्या पॉलिसी होल्डर जो है वो अपने इंडिविजुअल्स को बांट सकता है कि ये भाई अगर वो पेमेंट कर रहा है तो वो खुद ही पूरा लेगा कि वो अपने इंश्योरेंस को बांट सकता है। ये सब गाइडलाइंस थोड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट के आने की तरफ से पेंडिंग है। यूलिप प्लान और नॉन यूलिप प्लान के बारे में दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। यूलिप प्लान वो होते हैं जो दोस्तों मार्केट से लिंक्ड रहता है उनका रिटर्न, और मतलब इंश्योरेंस भी कवर रहता है, मतलब ऑन द इवेंट इन द इवेंट ऑफ अनफॉर्चुनेट दिस थिंग, अगर कोई हैपनिंग हो जाता है इन द इवेंट ऑफ अनफॉर्चुनेट हैपनिंग तो फिर उस केस में वो रिडीम किया जा सकता है, और वो मार्केट के उनका जो रिटर्न है मार्केट से लिंक रहता है। तो उसका एग्जाम्पशन बहुत पहले गवर्नमेंट ने निकाल दिया था, तो आई थिंक 2017 या 18 में निकाला था, दैट वाज 2.5 लाख। और अभी जो 2.5 लाख से अगर ऊपर प्रीमियम अगर आपका होगा तो फिर आपको जो उसका मैच्योरिटी प्रोसीड्स है वो टैक्सेबल होगा ऐसा। और अभी गवर्नमेंट ने नॉन यूलिप प्लान में निकाला। नॉन यूलिप प्लान मतलब वो इंश्योरेंस तो कवर रहेगा बट वो मार्केट से लिंक नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, सम बेटिंग एप्स कंटिन्यू टू रोल द डाइस विद ऑनलाइन एड्स। देखिए क्या हो रहा है कि बेटिंग कंपनीज जो है वो काफ़ी चालाकी से अपने एड्स जो है बाकी प्लेटफॉर्म्स में जैसे कि इंस्टाग्राम वगैरह में शो कर रही हैं। तो उनके ऊपर ऑलरेडी गवर्नमेंट ने ये चीज़ बोला है कि भाई बेटिंग कंपनीज जो है अपना ऐड नहीं शो कर सकती, और तो भी वो थोड़ा होशियारी से क्या कर रहे हैं कि अपने एड्स शो कर रही हैं। तो इस चीज़ के ऊपर ये कंप्लेन गया है कि भाई एग्रीगेटर्स आई मीन जो प्लेटफॉर्म जो होल्डर्स रहते हैं एज इन इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक वगैरह हो गया, तो इनको हो सकता है प्रोटेक्शन अब मिलना बंद किया कराना पड़ेगा ताकि ये लोग भी थोड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन ले। इनका जो फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे कंपनीज है उनका ये कहना है कि भाई हम एक एक पोस्ट का तो ध्यान नहीं दे सकते, तो गवर्नमेंट की तरफ से और थोड़ा स्ट्रिक्ट रेगुलेशन आएगा, फाइन्स वगैरह इम्पोज होगी, तब जाके ये सब चीज़ थोड़ा कंट्रोल में आएगा। नेक्स्ट दोस्तों न्यूज़, मिल्क प्रोक्योरमेंट प्राइस स्लैश 10% बाय डेयरीज, रिटेल रेट्स अनचेंज। देखिए जो मिल्क प्रोक्योरमेंट जो कर रही है जो डेयरी कंपनीज वो थोड़ा कम रेट में प्रोक्योर कर रही है और हमें वही रेट पे बेच रही है। देखिए मैं आपको ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि भाई आज बताया जाता है कि भाई इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ मिल्क ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो भाई हमारे यहाँ भी शॉर्टफॉल हो रहा है, हाँ प्राइसेस हमारे यहाँ भी ऊपर जा रही हैं, बट अभी क्या है कि स्किम मिल्क वगैरह में थोड़ा सा जो इम्पोर्ट भी हो रहा है, तो इसके कारण क्या है थोड़ा प्राइसेस कंट्रोल में भी आ रहा है। तो ये ऐसे मैनेज होता है। बेसिकली मेरा ये आर्टिकल बताने का ये तात्पर्य था कि भाई इंडिया इज़ द हाईएस्ट कंज्यूमर ऑफ डेयरी इन द वर्ल्ड, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़, इंडिया अपील्स WTO पैनल रिपोर्ट ऑन टेक टैरिफ्स। देखिए ये न्यूज़ में क्या है दोस्तों कि भाई जापान ने इंडिया को ऊपर एलिगेशन लगाया कि भाई इंडिया जो अपना जो
टेक के ऊपर जो टैरिफ इम्पोज कर रही है, जैसे कि जो चिप्स वगैरह जो इंडिया में जो इंपोर्ट हो रहे हैं, तो वो सब चीज़ में अगर जो टैक्स जो इम्पोज कर रही है इंडियन गवर्नमेंट अप टू 20%, वो चीज़ गलत है। ये WTO के रूल्स के खिलाफ है, तो हम इसे नहीं एंटरटेन करेंगे। तो इंडिया का ये चीज़ कहना था कि भाई ये कौन से रूल के अकॉर्डिंग बोल रही है जापान, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अग्रीमेंट के तहत बोल रही है जापान कि भाई इस चीज़ में हमने डिसाइड किया था कि हम टैक्स इम्पोज नहीं करेंगे ये सब प्रोडक्ट्स पे। इंडिया का कहना है कि भाई ये सब प्रोडक्ट्स ITA में कवर्ड है ही नहीं, तो फिर हम एग्जेम्प्ट क्यों करें। पहली बात तो ये इंडिया के खिलाफ कई सारे कंट्रीज़ ने ये चीज़ के ऊपर बोला है, जैसे कि ताइवान हो गया, जैसे कि जापान हो गया। बट इंडिया ने अभी फ़िलहाल सिर्फ जापान के उसको WTO को अपील किया है कि भाई ये हमारा जो इनका जो एलिगेशन ये गलत है, तो उन्होंने उसके खिलाफ अपील किया। आगे देखते हैं इस पर क्या डेवलपमेंट होता है। फिर उसके बाद मेडिकल डिवाइस पैक्स विल हैव टू डिस्प्ले की इन्फॉर्मेशन। देखिए मेडिकल डिवाइसेस जो रहते हैं, जैसे कि थर्मामीटर हो गया, या आपका BP चेक करने का मशीन हो गया, शुगर टेस्ट करने का मशीन हो गया, ये सब पे अब गवर्नमेंट ने बोला है कि आप प्रॉपरली जो है उसको डिस्प्ले कराइए कि कौन सा कंट्री ऑफ ओरिजिन है और क्या प्राइस है उसका। तो ये सब चीज़ जो है आप बहुत ही एक्सप्लिसिटली डिस्प्ले कराइए ताकि कंज्यूमर जो है अपना एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाए। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, ट्राई गिव्स एंटरप्राइजेस 2 वीक्स टू वेरीफाई SMS सेंडिंग टेम्पलेट्स। देखिए हो क्या रहा है दोस्तों कि भाई ट्राई ने ये चीज़ का काफ़ी एक स्ट्रिक्ट रूल निकाला है कि भाई जो SMS वगैरह करते हैं, जो आपको भी पता होगा कि भाई आपको भी कई सारे SMS आते होंगे कि भाई इधर ये डिस्काउंट लगा है, इधर का ये ऑफ़र है। तो ट्राई ने इस चीज़ को काफ़ी इस चीज़ के खिलाफ काफ़ी एक्शन लिया है कि भाई आप जो SMS भेजोगे वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए। यूज़र को SMS देखते ही पता चल जाना चाहिए कि वेदर इट्स अ पुश सेलिंग मैसेज और समथिंग लाइक दैट। तो वो SMS का नाम जो रहता है, जिस नाम से जाता है, वो भी एक प्रॉपर डिफाइंड रहना चाहिए। तो इस चीज़ के लिए ट्राई ने काफ़ी मतलब टाइट रूल्स लेके आए और जो भी एडवर्टाइजर्स है उनको बोला है कि भाई आप इस चीज़ से कंप्लाई करोगे, ठीक है। फिर एक छोटा न्यूज़, फोन रिटेलर्स कैश इन ऑन नोट विड्रॉल एज सेल्स आउट शो अपटेक। देखिए जो लोग के पास 2-2 हज़ार के नोट थे, वो लोग ने अभी जाके फ़ोन खरीदना चालू कर दिया है। तो आप ये चीज़ देख रहे हो कि भाई हो क्या रहा है सिस्टम में कि भाई गवर्नमेंट ने कई सारे तरीके निकाले थे कि भाई आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। तो अभी क्या है, गवर्नमेंट ने जो ये चीज़ बोला था कि हम ब्लैक मनी को कर्व करेंगे, कहीं ना कहीं ये वापस से सिस्टम में पहुंच ही जाएगा। जो कंपनीज जो इस चीज़ को कलेक्ट कर रही है, वो जब डिपॉजिट कराएगी तो ये वापस से सिस्टम में पहुंच जाएगा। कितना हद तक हमारा ये ब्लैक मनी का कर्व हो सकता है? टोटल जो करेंसी सर्कुलेशन में वो 10% है। मेरे ख्याल से 10% का जो लगभग 30% के आसपास होता है, दैट इज़ अराउंड 3 to 4% वो तो सिस्टम में पहुंचेगा, ऐसे एनालिस्ट कह रहे हैं। बाकी अब देखते हैं कि भाई मतलब टोटल 1 लाख करोड़ के आसपास तो सिस्टम में पहुंचेगा ही। बाकी और भी अगर पहुंच जाता है, जैसे डीमोनेटाइजेशन हुआ था, तो आई थिंक ये बहुत एक बड़ा स्टेप नहीं होगा। हालांकि RBI ने ये चीज़ बोला है कि वो बहुत छोटा सा रीज़न दिया है RBI ने कि भाई हम इसलिए 2000 का मनी को बंद कर रहे ताकि ब्लैक मनी कर हो। उनका मेन रीज़न ये था कि भाई हमारा 2000 का नोट बनाने का कोई इंटेंशन ही नहीं था। हम जब नोट्स को जब बना रहे थे डिमोनेटाइजेशन के टाइम में, क्योंकि हमारे पास प्रिंटिंग कैपेसिटी थोड़ी कम थी और हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो सर्कुलेशन में आए वो सबको वापस से निकालना है ताकि कैश क्रंचेस नहीं आ जाए इकोनॉमी में, इसलिए हमने 2-2 हज़ार का नोट प्रिंट किया। अब क्योंकि वो चीज़ नहीं है, तो इसीलिए हम धीरे धीरे करके विड्रॉ करते जा रहे हैं। 2017 से हम लोग ने इनफैक्ट बैंक्स, 2018 से इनफैक्ट हम लोग ने बैंक्स को इंस्ट्रक्शन दे दिया था और अब जाके हम फुल विड्रॉल कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपर्स टोल्ड टू स्टिक टू डेडलाइंस। देखिए रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपर्स क्या कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट उठा ले रहे हैं, बट समहाउ उसको फुलफिल नहीं कर रहे हैं डेडलाइन पे। तो इस पे गवर्नमेंट ने काफ़ी एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया अपनी तरफ से, भाई आप अगर कॉन्ट्रैक्ट उठा रहे हो तो आपको डेडलाइन में फिलअप करो। आप ये नहीं कि आप कॉन्ट्रैक्ट उठा ले रहे हो और फिर एक्सपोर्ट कर रहे हो वो सब चीज़ को, और इंडिया में जो आपने कॉन्ट्रैक्ट उठाया उसके बारे में कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। तो इसके बारे में मिनिस्ट्री ने काफ़ी एक अच्छा गाइडलाइन दिया, उनको गाइडलाइन एज इन इंस्ट्रक्शन दिया कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो। Germany in recession as inflation higher rates bite। देखिए सारे मैं तो ये नहीं बोलूँगा सारे, बट वेस्टर्न कंट्रीज़ जो है वो काफ़ी अभी इकोनॉमी काफ़ी इनकी थोड़ी सी हिली हुई है।
हर इकोनॉमिक में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रहा है। जैसे कि मान लीजिए यूएस में ये प्रॉब्लम चल रहा है कि भाई डेट क्राइसिस चल रहा है, जर्मनी में ये प्रॉब्लम चल रहा है कि इन्फ्लेशन चल रहा है, अभी यूके का थोड़ा बहुत हालत ठीक हुआ है। तो ऐसा है कि भाई हर कंट्रीज़ का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। अभी जर्मनी में भी हाई इन्फ्लेशन है, तो रेट्स और भी ज़्यादा इंक्रीमेंट हो सकती है, इकोनॉमी कई ज़्यादा स्लो डाउन हो जाएगी उनकी ग्रोथ। तो देखते आने वाले टाइम में क्या होगा, बट अगर ऐसा होता रहा तो कई मतलब कई एनालिस्ट जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि भाई रिसेशन नहीं आएगा, हो सकता है टल गया है, ऐसा नहीं होगा, रिसेशन फिर अच्छे से आएगा। स्लिम डाउन यूएस डेट सीलिंग डील टेक्स शेप। देखिए यूएस का वही चीज़ है कि भाई डेट सीलिंग का जो है वो अब धीरे धीरे शेप लेते जा रहा है। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिक जो है कंक्लूजन में आ रहे हैं। डेमोक्रेट्स ने जो बोला है कि भाई हम स्पेंडिंग कट नहीं करेंगे, डिस्क्रिशनरी थोड़ा बहुत कट करेंगे, बट रिपब्लिकन्स ने बोला है कि आपको ज़्यादा कट करना पड़ेगा। तो ये लोग धीरे धीरे आएंगे दोस्तों कंक्लूजन में, वो तो हम सबको ही पता था, ऐसे तो ये कर नहीं सकते हैं कि ना आए। फिर उसके बाद ब्रिटेन माइग्रेशन सोर्स टू रिकॉर्ड। देखिए ब्रिटेन में क्या हो रहा है कि कई सारे इंडियंस जो है वो माइग्रेट होके जा रहे हैं, वहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ के जॉब्स उनको ज़्यादा मिल रही है। तो इस बार में एक छोटा सा बस हाईलाइट था, तो ये मैंने कवर कर दिया। फिर लास्ट पेज दोस्तों, VCs वॉन्ट टैक्स हेवन्स एडेड टू एंजल टैक्स एग्जम्पशन लिस्ट। देखिए एंजल टैक्स का जो एग्जाम्पशन लिस्ट मैंने आपको बताया, जो 21 कंट्रीज जो एग्जाम्प्ट है, वेंचर कैपिटलिस्ट बोल रहे हैं कि भाई और भी हमें एग्जाम कराना चाहिए। टैक्स हेवन जैसे कि मॉरिशस हो गया, जैसे कि सिंगापुर हो गया, जैसे मैंने आपको बताया पहले भी, उनको वो कह रहे हैं कि भाई रिक्वेस्ट करके भाई इनको भी एग्जाम करो। गवर्नमेंट मेरे ख्याल से काफ़ी थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर एग्जाम कर सकती है, क्योंकि अगर ये सब कंट्रीज़ को अगर हम एग्जाम ना करें तो हमारा एक अच्छा खासा शेयर जो है वो FDI से निकल जाएगा। फिर उसके बाद फिनटेक स्टार्टअप्स पुशिंग फॉर KYC सॉल्यूशंस इन डिसेंट्रलाइज्ड रेजिम। देखिए ये हो क्या रहा है दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट चाह रही है कि भाई हम एक सेंट्रलाइज्ड एक सेंट्रलाइज्ड KYC नॉर्म वो कंप्लायंस का वो लेके आए, जिसमें हम इंस्ट्रक्शन देंगे कि भाई कैसे कैसे होगा और वो डेटाबेस हमारे पास रहेगा। लेकिन जो फिनटेक्स जो स्टार्टअप्स है वो कह रहे हैं कि भाई आप डिसेंट्रलाइज तरीके से लेके आओ, क्योंकि फिर हमें वो चीज़ हर कंपनी का अलग अलग तरीका होता है KYC कंप्लायंस करने का, तो हमें फिर वो दिक्कत हो जाएगा। आप चाहे तो फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उसे सब अपने डेटाबेस में ले लो, और जैसे कोई चेंजेस होगा, अनऑथराइज चेंजेस होगा, तो वो तो आपको वैसे भी पता चल जाएगा। तो ये चीज़ है। तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड दोस्तों। आगे तो बस एडवर्टीजमेंट वगैरह है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैंने जितना कंसाइज रख पाता हूँ और जितना आपको इन्फॉर्मेशन दे पाता हूँ कम टाइम में, मैंने उतना दिया। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ सुधार हो सकता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैव ए नाइस डे।